सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सी डबल बॉन्ड ओ एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कोई भी बहुत आराम से अटैक कर सकता है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से करा रहा हूँ। ये है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ खींचेगी तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, एंड कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। नाउ कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बन गया एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक किससे बना है, इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फीलिंग मतलब लविंग। सो एनीथिंग विच लव्स इलेक्ट्रॉन और एनीथिंग विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन वुड बी कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक। और इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन के पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये सेंटर है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की खासियत क्या होती है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब नेगेटिव नेगेटिव के पास तो जाएगा नहीं क्योंकि वो तो उससे रिपेल होता है, तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल भी बताया था। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस के पास चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव अट्रैक्टिंग कौन होगा, कौन सी चीज होगी जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, कोई भी ऐसी चार्ज जिसके पास कोई भी ऐसी चीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। So anything which is negatively charged would be attracted towards the positive charge. तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, और वो किसकी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगी, एक पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल। सो हम लोग वापस अपने कार्बनिल कार्बन पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल भी हो सकता है अगर उसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज नेगेटिव ही आता है। तो नेगेटिव वाली चीज़ जो होगी वो कहाँ अटैक करेगी, एक पॉजिटिव जगह पे। तो इसने यहाँ पे क्या किया, अटैक किया। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ कि इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। और एक बॉन्ड जब ये बनाएगा तो इसका एक बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि कार्बन क्या कर सकती है, ओवरऑल 4 बॉन्ड बना सकती है। 4 बॉन्ड बनाएगी तो देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो आधा बॉन्ड ये और आधा बॉन्ड ये। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो मैंने इसको दिखाया कि ये बॉन्ड टूट रहा है और ये साथ में बॉन्ड क्या हो रहा है, बन भी रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड मेकिंग है और ये वाला क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड मेकिंग, ये बॉन्ड बनेगा, और इसमें से ये वाला क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन क्या होता है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती। तो अब मुझे तो फिर इसको क्या होगा, ये पूरा टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली टूट जाएगा। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ मूव करते हैं, एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या करते हैं, वो मूव करना प्रेफर करते हैं। तो ये O हो गया। O के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देखो बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए। तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने पूरा बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या हो गया, ये एक इंटरमीडिएट हो गया जो बनेगा। अभी मैं बताता हूँ इंटरमीडिएट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, इसको मैं डीपली डिस्कस करूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हम लोग एरो की बात कर रहे थे। तो एरो क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग एरो पुश मैकेनिज्म भी बोलते हैं। एरो के केस में क्या होता है कि एरो कहाँ मूव करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एरो हमेशा कहाँ मूव करेगा, एक नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है या फिर लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर या पाई बॉन्ड्स। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक न्यूक्लियोफाइल से वो कहाँ मूव करेगा, हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें एरो कैसे बनाना है, हमें एरो बनाना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव ये है, ऐसे एरो बनाएंगे, और इधर ऐसे एरो बनाएंगे। अगर उल्टा एरो बना दोगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, वो एकदम गलत होता है। ये कन IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक कन्वीनियंट वे लिया है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं। ओके, सो एरो की बात हो गई यहाँ पे। अब हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे अटैक करके दिखाएंगे। तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैंने OH नेगेटिव लिया था, कल ये मैंने होमवर्क दिया था। तो OH नेगेटिव को क्या करना है, पहले इधर देखना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज इसके पास है, तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह काम कर सकता है। तो इधर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, OH एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। OH, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये मैं सिंपल से चीज़ें मैंने तो हमें होमवर्क के लिए इसलिए दी थी कि तुम्हें पता रहे कि किसको अटैक कराना है, ये बेसिक है। अगर ये नहीं आएगा तो आगे मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे NH2 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और कौन सा दिया था मैंने, OET नेगेटिव ले लेते हैं। ये भी क्या करेगा, यहाँ से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, ये गलत हो गया, अटैक का होना है एटम के ऊपर होना है, बॉन्ड के ऊपर मत कर देना। ठीक है, ये जो एरो है ये C पे आना चाहिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो। इट सीम्स किसी को कोई डाउट ही नहीं है। वाटर ले लेते हैं, वाटर H2। अब ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हो सकता है कि तुम्हें लगे कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बट ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो मैंने पहले भी बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो किसी भी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, और एक होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल भी दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो लोन पेयर की तरीके का हो सकता है, लोन पेयर। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के पास लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के ग्रुप के पास एक लोन पेयर, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक, एंटीमनी,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन, इन सब के पास क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये जनरली क्या किस तरीके से काम करते हैं, लोन पेयर मतलब लोन पेयर डोनेशन की तरह काम करते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, लुईस बेस। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो सी डबल बॉन्ड सी एक्ट कर सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल हो गए। कौन कौन से, नेगेटिवली चार्ज कोई भी चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि वो न्यूक्लियोफाइल है। अगर उसमें कोई एटम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का या इनके ग्रुप का, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इनके पास लोन पेयर होते हैं। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। कुछ केसेस में इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है और कुछ केसेस में न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इनके सामने क्या है, ठीक है। तो ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं, मतलब ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब ये इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं अगर इनके सामने इलेक्ट्रोफाइल हो, और अगर इनके सामने न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं। आई टेल यू कि कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तुम यहीं पर ध्यान दो, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CO नेगेटिव, यहाँ पे OH। कार्बन ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, ज़्यादा बॉन्ड्स बना ली, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये इस रिएक्शन में देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। पूरा चार्ज क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। और रिएक्शन की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि राइट साइड पे भी क्या होना चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उतना ही चार्ज क्या होता है, राइट हैंड साइड पे होता है। सो इफ दैट इज द केस, देन ओ के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए वाटर के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, अपना लोन पेयर दे दिया। अगर वो अपना लोन पेयर दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो +1 -1 कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये भी क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज बन, ठीक है। इसमें जो चार्जेस हैं वो एकदम एक दूसरे से सेपरेट हो रखे हैं, लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जो कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि उनके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है और वो बहुत आराम से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। सो अब हम लोग देखेंगे कार्बोनिल एज इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बोनिल 2 तरीके से एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब देखो, कार्बोनिल के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है। तो मैंने तुम्हें बताया जब लोन पेयर होंगे और पाई बॉन्ड होंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव होने की वजह से जो कार्बोनिल का कार्बन वाला जो सेंटर है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो अब ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे H पॉजिटिव डाल दिया। सो H पॉजिटिव डालने की वजह से ये जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आएगा, H पॉजिटिव, ठीक है। एरो कहाँ से लेके गए हम लोग, नेगेटिव से पॉजिटिव लेके गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हम लोग लेके नहीं गए हैं, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो चार्ज था वो क्या था, ओवरऑल जो चार्ज था वो पॉजिटिव था, +1 था, और यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, +1 आ गया। अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो पॉजिटिव चार्ज को वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को वो अटेन नहीं कर सकती।
तो इसमें उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ऑक्सीजन को दे देता है, जिस वजह से ये बन जाता है OH और पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाता है, कार्बन के पास आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो एटम है, ऑक्सीजन और एक कार्बन। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो वो या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा, तभी वो स्टेबल होगा। कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, +1 चार्ज। ठीक है, तो कुछ और हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डबल बॉन्ड O में पॉजिटिव जब चार्ज होता है, इन कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पे जब एडिशन होता है तो वो इसी तरीके से होता है। अब मैं ETOH ले लेता हूँ। ठीक है, ETOH क्या है, ET स्टैंड्स फॉर इथेन C2H5, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो C2H5 के साथ क्या है, OH है, मतलब क्या है ये, इथेनॉल। अब हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल का एडिशन करेंगे। तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ETO के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलर इज द केस, कार्बन के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला कहाँ अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला कहाँ अटैच हो जाएगा, नेगेटिव पे। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो O के साथ H हो जाएगा और इसके साथ OET अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पूरा न्यूट्रल है, तो इधर भी क्या होगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूंगा तो ये कैसे हुआ, तो इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा। इट इज इथेन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन इस H पे अटैक कर दे या फिर ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर दे। अब होता क्या है कि इथेनॉल क्या होता है, एसिडिक होता नहीं है। एसिडिक नहीं होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता है। एसिडिक नहीं होने की वजह से वो H प्लस इतनी जल्दी रिलीज नहीं करता है। अगर वो H प्लस इतनी जल्दी रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा, एसिडिक है ही नहीं, तो ऑक्सीजन इतनी जल्दी वो H पे अटैक नहीं कर सकता। सो होता क्या है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये क्या होता है, कार्बन कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो ये अटैक करेगा और ये इसको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ गया, फुल फ्लेज्ड नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो गया, OET एंड H। अब ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पे जो चार्ज था लेफ्ट साइड पे वो क्या था, न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं था। मैं 0 लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी क्या है, +1 -1 0 चार्ज है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ठीक है, और ये H+ आयन ऐसे रिलीज कर देगा, O नेगेटिव और यहाँ पे OET प्लस H पॉजिटिव। तो ओवरऑल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे 0 था, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा, 0 ही रहेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, H पे अटैक कर देगा और क्या बना देगा, ये OH, और ये बन जाएगा OET। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। मैं नाम लिखता हूँ सबके। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि व्हेन अ एटम हैज व्हेन
तो ऐसे केस जहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे या पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, सो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो उसके पास फुल प्लेज नेगेटिव है, लोन पेयर देन पाई बॉन्ड। ये हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो ये होता है स्ट्रेंथ होती है इन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी भी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो बहुत जल्दी अटैक कर लेगा, ठीक है। अगर किसी के पास लोन पेयर होता है तो लोन पेयर मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अटैक कर सकते हैं। और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो दो एटम्स के बीच में ऑलरेडी होते हैं, मतलब वो शेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो उनका जो ऑक्टेट है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उन्हें अटैक करने की क्या जरूरत है। तो वो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत मुश्किल से अटैक करते हैं, लोन पेयर और आसानी से अटैक कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे पहले अटैक करेगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो कौन अटैक करेगा, एक नेगेटिव चार्ज जल्दी अटैक करेगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। और अगर तुम्हारे पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड है तो लोन पेयर पहले अटैक करेगा, पाई बॉन्ड बाद में अटैक करेगा। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी देखा था, RMgX। अब मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। मेटल होने की वजह से पहले एल्काइल लिथियम कर लेते हैं, जैसे CH3Li, ठीक है। ये क्या है, एल्काइल लिथियम। लिथियम क्या है, मेटल है, और मेटल के पास हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। मतलब मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। लिथियम कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है। तो इन सॉरी, ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप है। इनके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा, तो ये क्या करते हैं, सारे अपना इलेक्ट्रॉन देना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। सिमिलरली इस केस यहाँ पे लिथियम है और कार्बन है, तो इनमें से कार्बन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि कार्बन तो इस साइड आता है। तो लिथियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है तो CH3 के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और लिथियम के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब नेगेटिव वाले को हमें हमें क्या करना है, पॉजिटिव पे अटैक कराना है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना कार्बन और लिथियम का, वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है जैसे वो अटैक करता है। तो ये इधर गया और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इधर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, CH3 आ जाता है, ठीक है, प्लस Li पॉजिटिव। ये बॉन्ड क्या हो गया, बेसिकली टूट गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव पे अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद ये क्या बन जाता है, OLi, और यहाँ पे ये CH3। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक, तो और जो सेकंड ग्रुप वाले होते हैं इनके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बहुत आराम से दे सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से दे सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एल्काइल लिथियम की तरह हमारे पास क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं। तो RMgX, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, दो है, तो ये ऑब्वियसली दो बॉन्ड बनाएगा। मैग्नीशियम के पास चार्ज कौन सा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और कार्बन के पास क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, तो डेल्टा डबल पॉजिटिव, मतलब डेल्टा पॉजिटिव मतलब टू डेल्टा पॉजिटिव कर सकते हैं इसे हम, ठीक है।
तो इसको फिर मैं एक साइड पे नहीं दिखा रहा, सिर्फ एक ही साइड पे दिखा रहा हूँ कि Mg डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होता है, मैग्नीशियम और कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो इसलिए क्या होता है कि कार्बन बहुत आराम से अटैक कर सकते हैं। कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो मैं इस एरो को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो इस तरीके से करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया। और यहाँ पे क्या जुड़ गया, आर प्लस Mg पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर अटैक कर दिए, तो अब आर के पास क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो अटैक होगा वो अटैक होगा बॉन्ड से। यहाँ पे भी मुझे बॉन्ड से लिखना चाहिए। बॉन्ड बॉन्ड में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करें, यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों अटैक यहाँ पे कर रहे हैं। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो इसलिए वो अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैग्नीशियम से आर ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये नेगेटिव हो गया, और फिर ये नेगेटिव क्या कर सकते हैं, कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके साथ अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बना देगा OMgX, और ये हमारा क्या बन गया, ये इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी बताओ। है किसी को डाउट? ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें नॉमेनक्लेचर में ये वाले नहीं कराए थे। तो इनके हम लोग नाम देख लेते हैं। अब ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है। तो कार्बन क्या करती है, बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड्स बनाती है। कौन कौन सी साइकिल बन सकती है, मतलब बहुत सारी बन सकती है, लेकिन जो कॉमनली होती है वही हम लोग बात करेंगे। ये जो है 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6। इसके नाम के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, साइक्लो। 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्स, और एल्केन है तो एल्केन, तो इसका नाम क्या है, साइक्लो हेक्सेन। इसी तरीके से सबके नाम के आगे सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे, क्योंकि सारी साइकिल्स हैं, सारी रिंग है, तो इनके नाम पे क्या लगाएंगे, साइक्लो। ठीक है, कितने है, 1 2 3। तो साइक्लो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, और एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, एन है, तो एल्केन। ठीक है, और कोई फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट, और एल्केन है तो ब्यूटेन। साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेप्टेन। ठीक है, 7 कार्बन है, मैं गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, तो ये यूज होते हैं। अब इनमें मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने CHO लगा दिया, और यहाँ पे मैंने CH3, ये वाला CH3, और यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका मुझे नॉमेनक्लेचर करना है, तो मैं नॉमेनक्लेचर कहाँ से करूँगा, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है, ये कार्बन है, तो यहाँ पे मैं 1 दूंगा। अब मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, और दूसरे तरीके से भी जा सकता हूँ मैं, किस तरीके से, इस तरीके से।
1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब मुझे क्या यूज़ करना है, लोएस्ट लोकेट। तो देखो किस किस पे वो आ रहा है, 1 पोजीशन पे पर्पल वाले से करो, फिर 3 पोजीशन पे, फिर 5 पोजीशन पे, तो टोटल नंबर कितना है 9। और अगर मैं ग्रीन वाले तरीके से करूँ तो 1 पे है, फिर 2 पे है, और फिर 4 पे है, 6 7। तो लोएस्ट नंबर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो लोएस्ट पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो हम लोग ग्रीन वाले मेथड से इसको करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन वाले मेथड से करने के बाद अब इसका नाम देखते हैं क्या आएगा। तो नाम करते हुए हमारे पास 4 वो होते हैं। ठीक है, और ये जो रिंग है इसका नाम क्या है, 5 है तो इसका नाम क्या है, पेंट होगा। और साइकिल है तो साइक्लो लगेगा, साइक्लो पेंट। ठीक है, अब एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, एन है तो मैं एन लिखूंगा। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन हो गया। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन ग्रुप मेजर कौन सा है, सबसे हाईएस्ट फंक्शन ग्रुप ये है। और अगर ये है तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बनने की वजह से ये हो जाएगा प्रीफिक्स, और ये भी क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। लेकिन ये क्या आएगा, सफिक्स में आएगा। तो सफिक्स में क्या है, सी एच ओ है। और ध्यान रखना है कि सी एच ओ पे नंबरिंग नहीं हुई है। अगर ये पेरेंट चेन में इंक्लूड होता तो हम लोग अल लिखते, और सिंस ये पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो 1 कार्बल्डिहाइड। ठीक है, और हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक 2 पे फ्लोरो है और 3 पे मिथाइल है। तो नंबर कैसे लिखना है, हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फ्लोरो का एफ है और मिथाइल का एम है, एफ पहले आता है तो अब मैं पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 फ्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड इसका नाम बन गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बस तुम्हें क्या देखना है, यही देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबरिंग चूज करनी है, साइकिल पता होनी चाहिए। और फिर सी एच ओ अगर साइकिल के अंदर है तो ऑब्वियसली उसको अल बोलेंगे, अगर वो साइकिल में नहीं है या फिर उस पर नंबरिंग नहीं हो रही है तो फिर वो क्या बन जाएगा, कार्बल्डिहाइड। एक और करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सी एच ओ। ऑब्वियसली साइकिल के अंदर सी एच ओ एल्डिहाइड आ नहीं सकता, कीटोन जरूर आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक कीटोन ले लिया, यहाँ पे CH3 और CH3। ठीक है, तो अब इसको नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट तो कहाँ से होगा, यहीं से होगा, क्योंकि एल्डिहाइड एक ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप है तो ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। सो 1 2 3 4। ठीक है, अगर उल्टा हो गया तो 1 2 3 4 5 पे ही आएगा, फिर 6 पे ही आएगा, तो लोकेन रूल क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं करता हूँ, 4 प्रीफिक्स मेरे पास कुछ ज़्यादा ही है तो ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ। चलो ठीक, तो सबसे पहले ये जो रूट चेन है वो क्या है, हेप्टेन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेप्ट लिखते हैं। फर्स्ट सफिक्स क्या होगा, एन, क्योंकि एल्केन है। और फंक्शन ग्रुप क्या है, कार्बल्डिहाइड है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास 2 सफिक्स है, मिथाइल है और कीटोन है। तो कीटोन और मिथाइल, मिथाइल को तो मिथाइल ही बोलते हैं, कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सो।
तो एम और ओ में से पहले क्या आएगा, मिथाइल आएगा, तो पहले हम लोग मिथाइल लिखेंगे। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल 4 ऑक्सो, 4 पे क्या आएगा, ऑक्सो आएगा, ठीक है, फिर वही हो जाएगा। तो इसको मैं प्रॉपरली लिखूंगा 3,3 डाइमिथाइल 4 ऑक्सो साइक्लो हेप्टेन है, सॉरी, हेप्टेन 1 कार्बन। प्रेटी सिंपल, बहुत सिंपल हो गया ये, ठीक है, बस यही करना है। हम्म, अब हम लोग आ जाते हैं बेंजीन वाले पे, क्योंकि बेंजीन वाला नॉमेनक्लेचर भी रह गया था। तो मैंने तुम्हें बताया रखा है कि ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक का मतलब क्या है, इनके पास क्या होती है, अरोमा होती है, एंड अरोमा का क्या मतलब है कि फ्रेगनेंस, ठीक, बहुत अच्छी एरोमेटिक स्मेल आती है। जैसे तुमने देखा होगा काली मिर्च, दालचीनी, ये जो मसाले होते हैं, जो खड़े मसाले होते हैं, इनको जब हम लोग रोस्ट करते हैं तो इनके में बहुत अच्छी स्मेल आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक स्मेल, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर बेंजीन रिंग होती है और वो एरोमेटिक होते हैं, और उनमें से जो स्मेल आती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और वो काफ़ी अच्छी अरोमा होती है, इसकी वजह से हम लोग उसे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी अरोमेटिक स्मेल आ रही है, ठीक है। सो फ्रेगनेंस है, तो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि जो बेंजीन है इसका क्या होता है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है, मतलब बहुत मीठी मीठी सी फ्रेगनेंस होती है इसकी, जिसकी वजह से देखा गया है कि काफ़ी सारे जो बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स थे उनके पास एक यूनिक और पर्टिकुलर अच्छी स्मेल थी। बाकी मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स में क्या होती है, कोई स्मेल नहीं होती, या फिर वो बहुत ही ख़राब स्मेल होती है। तो उनके कंपैरिजन में इनकी जो स्मेल थी वो काफ़ी अच्छी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें हम लोग परफ्यूम या डिओड्रेंट में यूज़ करते हैं उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन केमिकल्स की कैटेगरी में क्या होती है, इनकी काफ़ी अच्छी स्मेल होती है। तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया था, एरोमेटिक रखा गया था, क्योंकि इनकी स्मेल क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन बाद में पता चला कि मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास कोई खास स्मेल नहीं होती है। तो अगर उनके पास कोई खास स्मेल नहीं होगी तो डेफिनेशन को चेंज किया गया कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास बेंजीन और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे 2 बेंजीन है उसके अंदर, या फिर इस तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, बीच में कुछ नहीं है। तो अगर इस तरीके से कंपाउंड होंगे, उसमें एक भी अगर एक बेंजीन रिंग होगी या एक भी एरोमेटिक रिंग होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। तो ये जो चैप्टर हम लोगों ने एरोमेटिसिटी पढ़ा था तभी हम लोग पढ़ चुके थे। एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचानने की क्या होती है, देखिए सूटी स्मेल, सूटी फ्लेम। तो अगर मेरे पास बर्नर है और ये एक पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या आ रही है, फ्लेम। तो अगर मैंने एक स्पैचुला लिया और उसके ऊपर कंपाउंड रखा, तो कंपाउंड को जब मैं फ्लेम के पास लेके आऊंगा तो ब्लैक कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, किस तरीके से, ऐसे ब्लैक कलर की फ्यूम्स, धुआं निकलेगा, ठीक है। अगर धुआं जो है वो ब्लैक कलर का निकल रहा है तो वो होता है एरोमेटिक, और अगर वाइट कलर का धुआं निकल रहा है, वाइट कलर का तो मैं बता ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, तो अगर तो अगर ब्लैक कलर का जो निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम, ठीक है। सूट क्या होता है, जैसे तुम आग जलाते हो तो काले काले उसके ऊपर काला काला धुआं निकलता है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की वजह से ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है। लकड़ी जलाओगे या कुछ भी जलाओगे तो उनके अंदर से क्या निकलेगा, एरोमेटिक वो निकलेगा। लेकिन तुमने देखा होगा जब हम लोग पूजा करते हैं तो कैम्फर, कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें से काला धुआं नहीं निकलता, उसके क्या होते हैं, वाइट फ्यूम्स होते हैं। जला के देखना है इसको, ठीक है। तो जब तुम उसे किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर रखोगे तो उसमें वो जलना स्टार्ट होगा, और जलेगा तो उसके अंदर से वाइट कलर की फ्यूम्स निकलेंगे।
वाइट कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं तो ये क्या है, एलिफेटिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्लेम टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। तो अगर तुम किसी भी चीज को जलाते हो और उसमें क्या निकलता है, ब्लैक सूट, जिसको हम लोग सूटी फ्लेम बोलते हैं, तो वो होता है एरोमेटिक। और अगर वाइट निकल रहा है या ग्रे कलर का निकल रहा है हल्का हल्का, वैसे जनरली वाइट ही निकलेगा, तो वो कंपाउंड होता है एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो कार्बन होता है, कार्बन क्या है, कार्बन इज बेसिकली कोल। ठीक है, कोल, ग्रेफाइट, ये सारे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो जब भी कंपाउंड पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो कोई भी कार्बन का कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ फ्लेम कंबशन करेगा और क्या बनाएगा, CO2। और CO2 क्या होती है, कलर लेस होती है, लेकिन कार्बन क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो क्या देता है, व्हाइट कलर के फ्यूम्स देता है। लेकिन अगर उसके पास कार्बन कुछ ज़्यादा ही है, कार्बन क्या है, मतलब इसके साथ H2O भी प्रोड्यूस होता है, तो CnH2n ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। तो अगर इनकी कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो सही है तो उसमें से कंप्लीट कंबशन हो जाता है। लेकिन अगर उसमें C10H2 है, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, या C2H5 कर रहा हूँ, प्लस O2 करता हूँ, तो इसमें क्या होता है, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, 6 ले लेते हैं इसे। तो ये मैंने ले लिया 3H2O, 3H2O निकल गए, और यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे, और 6 के कंपैरिजन में ये क्या चला जाएगा, कार्बन चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 कार्बन ऐसे बच जाएंगे जिनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये क्या देंगे, ब्लैक सूट देंगे। तो वैसे ये थोड़ा हायर लेवल हो गया, बट तुम्हें ये याद रखना है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, वाई एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस सूटी फ्लेम। तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलते हैं, as they are aromatic, the carbon hydrogen ratio is very low। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो होती है वो बहुत कम होती है, मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ H इज प्रेजेंट। तो H क्या होता है, काफी कम होता है। ठीक है, ड्यू टू विच इनकम्प्लीट कंबशन अकर एंड, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो जो कार्बन है वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीट नहीं होगी, कुछ कार्बन बच जाएंगे। सूट विल प्रोड्यूस, ठीक है, सूट विल प्रोड्यूस विच रिजल्ट इन ब्लैक फ्यूम्स, तो जिसकी वजह से काले कलर का धुआं निकलेगा। तो ये जो कभी भी तुम आग लगाते हो या किसी भी चीज़ को जलाते हो तो तुमने देखा होगा ब्लैक कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अनबर्न्ड कार्बन होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर के जो फ्यूम्स होते हैं, ये जो ब्लैक फ्लेम जो निकलती है वो होती है अनबर्न्ड कार्बन, ऐसी कार्बन जो जली नहीं है। ठीक है, तो ये एक वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत जगह पे ये वाइवा में पूछा जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड के बीच में तुम कैसे पता लगाओगे, तो हम लोग फ्लेम टेस्ट लगाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड ब्लैक सूट देते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड वाइट सूट देते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोमेटिक ब्लैक सूट क्यों देते हैं, तो जो एलिफेटिक वाइट सूट इसलिए देते हैं क्योंकि उनका कंप्लीट कंबोशन हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 और H2। CO2 भी कलरलेस है और वाटर भी क्या होता है, कलरलेस है।
लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, कंप्लीट कंपोजिशन नहीं होता, काफ़ी सारी कार्बन ऐसी बच जाती है। अगर वो काफ़ी सारी कार्बन ऐसी बच जाएगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ब्लैक सूट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लेम क्या होती है, ब्लैक होती है, ठीक है। इसके बाद ये तो बेंजीन रिंग हो गई। तो बेंजीन रिंग का अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूँगा तो मैंने CHO को तुम्हें बताया था कि ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, और हम लोग इसे बेंजल्डिहाइड ही यूज़ करेंगे, लेकिन इसका IUPAC क्या है, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, क्या है, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पे CHO लिख दूँ तो इसका नाम है थैलेल्डिहाइड, और वैसे इसका IUPAC नेम है बेंजीन 1,2 डाई कार्बाल्डिहाइड, ठीक, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन 1,2 डाई कार्बाल्डिहाइड, ठीक। अब अगर मुझे कुछ और लिखना है तो CHO, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब इसके ऊपर दो तरीके के, तीन तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो तीन तरीके के हो गए। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग एक पोजीशन को फिक्स करते हैं। तो मैंने ये पोजीशन को फिक्स कर ली और इसको मैंने नंबर दे दिया 1। तो तीनों में पहले मैं वो पोजीशन फिक्स कर लेता हूँ, इसको नंबर दे दिया 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 पोजीशन के जो साथ में जो 2 पोजीशन होते हैं, जो 2 एंड 6 पोजीशन होती है, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। तो 1 पोजीशन के दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे जो पहली पोजीशंस होती है उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो और ओ। जो थर्ड पोजीशन होती है और जो फिफ्थ पोजीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेटा। मेटा स्मॉल में ही लिखते हैं, मेटा। और जो एकदम फोर्थ पोजीशन एकदम अपोजिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं पैरा, ठीक है, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास क्या हो गई, तीन तरीके की पोजीशन हो गई, ऑर्थो मेटा पैरा। दो ऑर्थो होती हैं, दो मेटा होती है और एक ही पैरा होती है, क्योंकि अपोजिट क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है। सो ऑर्थो कौन सी होंगी, जो जस्ट नेक्स्ट होंगी उन्हें ऑर्थो बोलेंगे, जो लेफ्ट और राइट साइड पे थर्ड और फिफ्थ पोजीशन होगी उसे मेटा बोलते हैं, और जो अपोजिट पे होती है उसे पैरा बोलते हैं। सो अगर मैं कंपाउंड बनाऊं इस तरीके से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फ्लोरीन किस पे, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो फ्लोरो बेंजल्डिहाइड बोल सकता हूँ इसे मैं। लेकिन ये जो ऑर्थो पैरा है वो IUPAC में यूज़ नहीं होते, वो कॉमन नेम में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि ऑर्थो पैरा मेटा ये जब भी यूज़ होंगे ये कॉमन नेम में होंगे, IUPAC में नहीं होंगे। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमनली उसे यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर तुमसे बोला गया कि IUPAC लिखना है तो तुम्हें 1, 2, 3, 4 ही लिखना है, ऑर्थो मेटा पैरा नहीं लिख के आ सकते, ठीक है। लेकिन कई जगह पे होता है कि नाम ऑर्थो मेटा पैरा दिया होता है और तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्थो मेटा पैरा है क्या, ठीक है। सो इसका जो नाम है ये ऑर्थो फ्लोरोबेंजल्डिहाइड है, या फिर इसे मैं मोर अप्रोप्रिएटली लिखूंगा 2 फ्लोरो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड जो नाम है वो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया था, इतना ज़्यादा यूज़ होता था कि IUPAC ने बोला कि ठीक है ये कॉमन नेम है, फिर भी हम लोग अब इसे IUPAC में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेंजीन कार्बल्डिहाइड यूज़ कर लो या बेंजल्डिहाइड यूज़ कर लो, एक ही बात है। लेकिन बेंजल्डिहाइड क्या एक कॉमन नेम है और बेंजीन कार्बल्डिहाइड एक IUPAC नेम है। तो ये दो चीज़ याद रखनी है कि बेंजल्डिहाइड IUPAC नेम ना हो के भी हम लोग उसे IUPAC नेम में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इतना कॉमनली यूज़ हो चुका है कि जब IUPAC बनी तो उसने बोला कि चलो ठीक है इसका नाम बहुत पुराना यूज़ हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने दें, तो उसका नाम चेंज नहीं किया और उन्होंने लिबर्टी दे दी कि आप यूज़ कर सकते हैं।
द नेक्स्ट इज CHO यहाँ पे आ गया और फ्लोरीन यहाँ पे, तो इसको क्या होंगे, क्या बोलेंगे, 3 फ्लोरो बेंजल्डिहाइड, ठीक है, या फिर मेटा फ्लोरो बेंजल्डिहाइड, या फिर स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, मेटा फ्लोरो डिहाइड। और एक और है पैरा, तो CHO मैंने अब यहाँ लिख दिया और ये यहाँ लिख दिया, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कि ये जो पोजीशन है ये 1 है, तो 1 2 3 4 पोजीशन पे ये उसके जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो ये पैरा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 फ्लोरो बेंजल्डिहाइड, या पैरा फ्लोरो बेंजल्डिहाइड, एंड पैरा उसको फुल करके भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये एरोमेटिक मैं तुम्हें बताना भूल गया था, तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें एल्डिहाइड और कीटोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, क्या करनी है, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे किसी कंपाउंड से, या फिर हम लोग रिडक्शन कर रहे होंगे, या फिर कोई नेम रिएक्शन होगी, ठीक। तो नेम्ड रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद करनी है, और सेकेंड ईयर में इन्हीं नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म है जो कि मैं इस बार भी करा दूंगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो तुम्हें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल भी 10:30 बजे क्लास होगी, तो इसको हम लोग कल ही करेंगे। सो प्रिपरेशन करने से पहले मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, कैसा दिखता है, और इसी के बेसिस पे हम लोग इसको फर्दर कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर कल करते हैं क्लास में।